जय हिंद दोस्तों। फौज में बड़े बदलाव का साल रहा 2022। कौन कौन से बदलाव हुए, कौन कौन से पूरे हुए और कौन कौन से अभी 2023 में होने वाले हैं। मैं आज आपको एक पूरा निचोड़ इस साल का लास्ट वीडियो, जिसमें मैं हर प्रकार के बदलाव की बात करूंगा। इसमें चाहे आपके एडम एंड रिसोर्स हों, चाहे आपके पे एंड अलाउंसेस हों, चाहे आपके टेक्टिकली और टेक्निकली बदलाव हों दोस्तों मैं सबसे पहले बात करूंगा पे एंड अलाउंसेस की कि क्या क्या हमें चाहिए थे और क्या क्या मिला। फिर उसके बाद करूंगा आपको टेक्टिकल और टेक्निकल, और उसके बाद करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट एडम एंड रिसोर्स, जिसमें मैं कवर करूंगा आखिर में प्रीमेचर का क्या हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पे एंड अलाउंसेस की सबसे पहले जो अच्छी चीज है वो हमें मिली रिस्क और हार्डशिप अलाउंस, जो कि इस महीने क्रेडिट हुआ है कम से कम 50% लोगों का, और बाकियों का अगले महीने होगा। और जल्दी घोषणा और जल्दी इंप्लीमेंट हुआ, जल्दी पार्ट ऑर्डर हुआ और जल्दी लोगों की जेब तक पहुंचा। मैं इसका स्वागत करते हैं। दूसरा आप बात करूंगा वन रैंक वन पेंशन की, जो लटक झटक के इस साल में हुआ लेकिन मिला नहीं, और इसके अंदर बड़ी भ्रामक स्थिति पैदा करती है हमारे सोल्जर्स के लिए कि हम प्रीमेचर्स को पेंशन रिवीजन का लाभ नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो भी पेंशनर हैं और पेंशन की जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट वो पूरी करके आ रहे हैं। यदि आज उन्हें इस लाभ से वंचित किया जाता है तो आजीवन उनकी इस चीज के ऊपर कैंची रहेगी और अफसोस रहेगा। ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए। दूसरा बात करूंगा इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की, जो कि लंबित है मामला दिल्ली हाई कोर्ट में। बहुत दिनों से मांग चल रही है, संघर्ष चल रहा है। पूरे सेना के अधिकारी भी हमारे साथ थे इस मुहिम को लेकर कि नहीं, इक्वल एमएसपी मिलना चाहिए, लेकिन यह भी अभी निर्णय बिल्कुल निर्णायक मोड़ पे नहीं पहुंचा है। या इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन हो, वार इंजरी हो किसी ऑपरेशन में, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो जेसी हो, चाहे जवान है, सबकी बराबर होना चाहिए, और मिलिट्री सर्विस भी सबकी बराबर होना चाहिए दोस्तों। और सबसे बड़ी बात कहता हूं, अब मैं आता हूं एडम एंड रिसोर्स की। एडम और रिसोर्स में यानी एडमिनिस्ट्रेशन रिसोर्स में सबसे बड़ा बदलाव हुआ अग्निपथ योजना, जिसकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। बहुत सारा इसके ऊपर कंफ्यूजन रहा, बहुत सारे मोमेंटम हुए, हड़ताल हुए, लोगों को सामने आना पड़ा, सरकार को अपना पक्ष रखना पड़ा बार बार। अंततः सरकार ने योजना लागू कर दी और ये लोग ट्रेनिंग सेंटर में पहला बैच पहुंच करके अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण बदलाव हुए कॉम्बैट ड्रेस के ऊपर। आपने कॉम्बैट ड्रेस के ऊपर बड़ा इशू चलता है और लगातार मैंने अपने सर्विस में देखी तो 4-5 ड्रेसें बदल चुकी हैं। अभी ये पैटर्न आए, ये बिल्कुल ही फीजेबल है हमारे जवानों के लिए, और ये बदलाव आपको शुरुआत हो चुकी है। धीरे धीरे आपको लग रहा है 2023 एंड तक सभी जवान हैं सब एक जैसी कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनेंगे, और इसका गलत इस्तेमाल से भी बचा जा सकता है दोस्तों, बिल्कुल बात कहते हैं। अब मैं बात कहता हूं प्रीमेचर रिटायरमेंट की। हां जी दोस्तों, प्रीमेचर रिटायरमेंट पर हमें निराशा मिली है। बहुत सारे जवान जुलाई 2020 से अभी तक इंतजार कर रहे हैं। आगे भी उनको यह नहीं पता है कि मैंने जाना कब है, आखिर नई पॉलिसी कौन सी रही है, क्या प्रीमेचर जाना होगा या नहीं जाना होगा। इसकी एक कंफ्यूजन अभी भी लोगों के बीच बना हुआ है, नहीं समझ में आ रही आखिर इसका निर्णय कब मिलेगा दोस्तों। और बदलाव हुए ऑनरी कमीशंस के ऊपर चल रहा है, अंग्रेजी प्रथा के ऊपर चल रहा है, और चल रहा है डायरेक्ट जेएसयू एनरोलमेंट के ऊपर। डायरेक्ट जेएसयू एनरोलमेंट 2023 में देखने को मिलेगा, और आपको ये आप समझ सकते हो ऑनरी के ऊपर अभी बैठे हैं कि इसको बंद करते हैं तो ऐसी कौन सी चीज लागू की जाए जो जेएसयू जवान को आसानी से इसका फायदा मिले। इसके ऊपर भी विचार चल रहा है। और एक है जो सबसे भ्रामक है और सबसे गंदी है, जिसको बोलते हैं बड़ी सिस्टम सेवादार प्रथा। इसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहा है। कोर्ट तक बात गई है, कोर्ट ने बोला ये आपके अंदर का मामला, आप समझ सकते हो। सरकार सुनना चाहती है, समझना चाहती है, लेकिन बोलना नहीं चाहती इसके ऊपर। पता नहीं क्या है इसकी ये मजबूरी दोस्तों, देखने वाली बात है। 2023 में क्या होता है, संघर्ष जारी है, हमारी मांगे जारी हैं और जारी रहेंगी। अब बात मैं कहता हूं टेक्निकल और टैक्टिकल बदलाव की। टेक्टिकल बदलाव में थिएटराइजेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जिसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के ऊपर थिएटर कमांड होगी। साथ रहेंगे, साथ काम करेंगे, साथ लड़ेंगे, क्योंकि हम हैं फौजी। इसका हम स्वागत करते हैं। दूसरी बात कह रहे हैं
इक्विपमेंट की बात हो, यानी इक्विपमेंट के ऊपर बात हो, चाहे वो इक्विपमेंट सर्वेलेंस डिवाइसेस हों जिनमें बहुत सारे यूएवीस हों, आपने देखा हो टोही विमान हो, बहुत सारे रेडार्स हों, वो मेक इन इंडिया के तहत खुद बनाए जा रहे हैं। चाहे वो फायर पावर बढ़ाने की बात हो, गन्स हो हमारी आर्टिलरी की, या टैंक्स हो आर्मर्ड के, या दूसरे स्मॉल आर्म्स हों, छोटे छोटे आर्म्स हों, ये भी सब मैन्युफैक्चर इंडिया में किए जा रहे हैं। इसका हम स्वागत करते हैं, बहुत जरूरी है ये सब। बहुत सारे आईएनएस विक्रांत, तो बहुत सारी चीजें गन्स देखने को आपको मिली हैं, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है रिड्यूस ऑफ मैन पावर। यहां सेटबैक लग रहा है दोस्तों, यहां पर ऐसा कि सोचा आपने आरआर में जो बटालियंस हैं उनकी कंपनी में कम किया जा रहा है, और इन्फेंट्री बटालियन जो फॉरवर्ड एरिया में रहती है उनकी कंपनी की स्ट्रेंथ को कम किया जा रहा है। यह किया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी, अब टेक्नोलॉजी का सहारा मिलेगा तो इक्विपमेंट के पीछे खड़े होने वाले बंदों को कम किया जा रहा है। और जैसा कि जानते हैं फौज का सबसे बड़ा दुख दर्द है मैन पावर, यानी मैन पावर की कमी। और फौज में यदि ये काम करना है, आपने टेक्निकली और टैक्टिकली आप साउंड करना है, तो एडम वाले हिस्से को आपको निकालना पड़ेगा। नहीं जवानों के लिए 15 साल करना भी बहुत मुश्किल होता है, तभी लोग प्रीमेचर के लिए भागते हैं। आपने फौज का हर पहलू को देखना है कि ये जरूर सोचना है कि इंडिविजुअल फौज में नौकरी करने से इतनी जल्दी भागने की कोशिश क्यों करता है, क्योंकि वो टेक्निकल काम से नहीं डरता, ना टैक्टिकल से डरता है, ना ऑपरेशन से डरता है, ना लड़ाई से डरता है, ना वो ट्रेनिंग से डरता है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन और गैर मतलब के कामों से होता है। इनको आप ओवरकम करिए, हम सब चीजों का स्वागत करेंगे। जय हिंद दोस्तों।